अच्छा देखें, इलास्टिसिटी कहते हैं रिस्पांस को, ठीक है। रिस्पॉन्स जी। तो अब इकोनॉमिक्स बेसिकली रिलेट करते हैं इकोनॉमिक्स से ना, जी। और इसमें हम ये मेजर करते हैं कि अब चूंकि इलास्टिक एक एक पहले आपको बता दूं, लॉ ऑफ डिमांड। आपने शायद लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा होगा ना। नहीं, अभी लॉ ऑफ डिमांड नहीं पड़ा। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज होती है। हाँ मतलब, तो ये हाँ, कहते तो डिमांड और सप्लाई है ना। हाँ, डिमांड सप्लाई, जैसे प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, जी। और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, जी। ठीक। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स होते हैं। जी। अब ये तो बिहेवियर है ना कि प्राइस की वजह से, ड्यू टू प्राइस जो है क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है, अब इसको हमने क्वांटिटेटिवली मेजर करना होता है, ठीक है। जी। ये कितनी परसेंट से या कितने अमाउंट से चेंज आएगा, ठीक है। तो सम टाइम होता है, तो अब इसी चीज को हमने मेजर, अब चूंकि बीइंग ए बिजनेस मैनेजर आपने इस चीज को मेजर करना है कि वो कौन सी टाइप ऑफ गुड्स हैं जिसमें हम प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है पीईडी के नाम से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आता है परसेंट चेंज इन डिमांड, परसेंट चेंज इन प्राइस, जी। ठीक सही है ना। है। तो अब यानी अगर फर्ज कर लें कि हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्राइस में 10% चेंज आ गया, ठीक है। जी। ओके, यानी अगर इसका मतलब प्राइस अपवर्ड जा रही 10% से, और जी। इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड 30% से डिक्रीज हो गई, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर नेगेटिव में आता है, लेकिन इसके साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब फर्ज करें कि हमने 10% प्राइस इंक्रीज की और 30% से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू का फार्मूला तो आपने याद होगा, टोटल रेवेन्यू को हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस इंटू क्यू, ठीक है ना। अब जी। जाहिर है अगर 10% से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो 30% से रेवेन्यू डिक्रीज भी हुआ है। तो अगर हम इसको इन वैल्यूज को यहाँ पुटअप करें तो ये 30 है और ये 10 है, ऐसे ही, ठीक है। 10% से प्राइस इंक्रीज होगी और 30% से आपकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, जिसका आंसर 3 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? फ्री 3। आएगा। हाँ, लेकिन आंसर -3 होगा, ठीक है। आंसर -3 होगा, लेकिन हम साइन को इग्नोर कर देते हैं। इसका जी। मतलब, अच्छा अब एक मेजरमेंट रखी हुई है कि अगर आंसर, एक सेकेंड, अगर आंसर ग्रेटर देन वन आता है ना, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक। क्या कहते हैं? इलास्टिक। इट मींस कि आपने प्राइस चेंज की, उसके अगेंस्ट मार्केट का जो रिस्पॉन्स आया है, कस्टमर के रिस्पॉन्स आया, वो बहुत ज्यादा आ गया, उन्होंने अब ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस दे लेफ्ट योर कंपनी, उन्होंने आपसे परचेज करना छोड़ दिया, ठीक है। और अगर आंसर इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक, इसमें सेम रहता है। और अगर आंसर लेस देन 1 हो, ठीक है, तो हम कहते हैं ये इन इलास्टिक है। तो अगर इस, हाँ, इन मीन्स के इन इलास्टिक का मतलब होता है लो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रियल लाइफ में हम ये दो, एक तो इलास्टिक और इन इलास्टिक को कैटर करते हैं। जी। तो इसके अंदर अब देखें आंसर 3 आ गया ना, इट मीन आंसर ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये वो टाइप ऑफ गुड है जिसके अंदर प्राइस को इंक्रीज करना जो है वाइज अप्रोच नहीं है। तो जी। इससे हमें डिटरमिन हो जाता है कि ये टाइप ऑफ गुड जो है वो इलास्टिक है, इसमें प्राइस को लोअर करना बेटर होता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीज करना। सही है। अच्छा, अब ये टाइप ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करता है कि नॉर्मली टाइप ऑफ ये कौन सी गुड्स होंगी, ये लग्जरी और नॉर्मल गुड्स होती है, जिनमें प्राइस को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो हैवीली डिक्रीज हो जाएगी, यानी जी। कस्टमर विल गिव अ ह्यूज रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब क्वांटिटेटिव वैल्यूज होती हैं, उसके हिसाब से हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, ओके। फिर इसी तरह अगर हम इसको एक और एग्जांपल लेने के जी, प्राइस हमने 20% से इंक्रीज हो गई, ठीक है, जी। लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो सिर्फ 5% से डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो अगर हम इसको वैल्यूज को पुटअप करें तो यहाँ पे तो 5 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, तो हाँ, बेसिकली 5 डिवाइड बाय क्या होगा, यानी माइनस हमारा 4 आएगा इन इलास्टिक की। नहीं, 0.4 है। इलास्टिक नहीं, पहले तो हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 5 डिवाइड बाय 20 करते हैं। 0.4 आ रहा है।
हाँ, तो ये 0.25 हाँ जीरो so पॉइंट टू फाइव 0.5 ठीक है, तो ये बिलो 1 आ गया, तो इसका मतलब इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक, इट मींस कि अगर इनइलास्टिक टाइप ऑफ गुड है तो इसका मतलब वो नेसेसिटी गुड्स के अंदर आएगा। तो से नेसेसिटी गुड्स के अंदर आप प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो आपको लॉस बेयर होगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग प्राइस यू नीड टू इंक्रीज प्राइस। से इससे मैनेजर को आइडिया हो जाता है कि कौन सी वो टाइप ऑफ गुड्स हैं जिसमें प्राइस इंक्रीज की जा सकती है और कौन सी वो टाइप ऑफ गुड है जिसमें प्राइस डिक्रीज की जा सकती है, इंक्रीज तो इलास्टिक गुड्स में हमें डिमांड डिक्रीज करनी है, नहीं हमें सप्लाई डिक्रीज करनी होती है। नहीं ऐसे नहीं, अभी तो हम पीईटी पे ना, हम पीईएस पे नहीं आए ना। दो फार्मूले आपको, एक होता है पीईडी जिसमें हम, पीईडी का मतलब है कि जिसके अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर को जज करते हैं, और से पीईएस के अंदर हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को जज करते हैं, ठीक है, प्राइस से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो उसके फैक्टर अलग हैं। अभी तो हम इस पे है ना पीईडी, इसमें आपको दो बिहेवियर कंज्यूमर के मिलेंगे, इलास्टिक और इनलास्टिक। अगर वैल्यूज गिवन होंगी तो और परसेंट के हिसाब से, तो अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है इसका मतलब ये वो टाइप ऑफ गुड है जो कि मतलब लग्जरियस में आता है या नॉर्मल गुड्स में आता है, जिसमें प्राइस इंक्रीज करना वाइज अप्रोच नहीं होगी, आपका जो टोटल रेवेन्यू वो हैवीली डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब ये डिमांड कर्व आपको समझ में आ रही है सामने जो बना हुआ है? जी अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट है जिसकी पहले 4 थी। हाँ, अच्छा देखें, इसका फर्ज कर लें, इसका हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 इंटू 300, तो कितना आएगा? 1200 आएगा। 1200 जी 4 और ये 300, ठीक है, जी तो हमारा आंसर 12। अच्छा, इसमें क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी। अब 5 इंटू 270, तो रेवेन्यू क्या आएगा? रेवेन्यू हमारा 5 into 270 एक सेकेंड ये आएगा 5 1350 1350। 1350 इसमें इसका मतलब है, तो 1350 आ गया ना। तो जी बेसिकली इट मींस के ये जो परसेंट चेंज इन प्राइस, ये कितना? अच्छा, आपको परसेंट कैलकुलेट करना आती है? जी परसेंट तो कैलकुलेट करना 4 आता माइनस, हाँ, 4 माइनस 5 करेंगे है 4 minus 5 जी और डिवाइड बाय 4 करेंगे। और फिर into 100 जी हाँ, तो ये 4 माइनस 5 हमारी वैल्यू आएगी ना डिवाइड बाय 4, तो यानी 25% से प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना हाँ, नेगेटिव आएगी ना, तो से यानी 25% से हमने प्राइस इंक्रीज की है, ठीक। जी और 300, अच्छा, और ये डिक्रीज कितना आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है 30 300 माइनस 270, ठीक है, 30, तो जी डिवाइड बाय 300, तो 10% से क्वांटम में डिक्रीज हो रही है, यानी प्राइस जो है वो आप 25% से इंक्रीज हो रही है। और अगर हम इसको वो इलास्टिसिटी निकालें तो 25% से प्राइस डिक्रीज हो रही, सॉरी, इंक्रीज हो रही है, और क्या नाम है, क्वांटिटी डिमांड आपकी 10% से डिक्रीज है। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? 2 पॉइंट, सॉरी, 10 डिवाइड बाई 2.25, जी तो ये आएगा 0.4। तो आपका पीईडी कितना आ गया? हमारा 0.4 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये टाइप ऑफ गुड कौन सी? इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक है नेसेसरी गुड है यस, तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ, लुक एट द टू डिमांड कर्व इन फिगर 21.2 एंड 21.3, D2 माइनस D2 हैज अ स्टीपर ग्रेडियंट ऑफ देन D1 डिमांड, D1। तो एक सेकंड ये मूव कर देता हूँ। एक तो ये इस कर्व की बात कर रहा है और एक इस कर्व की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को आप कंपेयर करें। ये है D2 कर्व, ठीक है, हैज अ स्टीपर ग्रेडियंट देन D1 टू D1। अच्छा, अच्छा, अब इसमें ना कर्व की डायरेक्शन से भी हमें आइडिया हो जाता है कि टाइप ऑफ गुड। ये अगर आप कर्व देखें, इसकी जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसी, जी ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, एक्स जी एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस आपकी। तो अगर आप डायग्राम से डिटरमिन करना चाहें ना, तो ये डायग्राम की एक डायरेक्शन देखें ना, तो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। जी तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो टाइप ऑफ गुड है ना, इनइलास्टिक, सर ठीक है। और वो नीचे जो है वो इलास्टिक है वो ऊपर जा हाँ, रही है ये देखें, इसकी डायरेक्शन अगर आप देखें ना तो इस तरफ है,
इस जी कर्व की डायरेक्शन, ये या तो वर्टिकल हो जाता है या ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो ये मूव कर रहा होता कर्व, ठीक है। अगर आप इसकी डायरेक्शन को देखें तो अगर टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन है तो भी आप डिटरमिन कर सकती हैं कि ये विच टाइप ऑफ गुड इज showing that. Again, for these two products, when prices are changed, so you will notice that when the price of both products is increased by the same amount, the reduction in demand is greater for product B than it is for product A. तो इसके बारे में बता रहा है, तो दोनों को कंपेयर कर रहा है। अच्छा, तो अब अगर हम इस कर्व को देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है इस कर्व की D1 कर्व की टूवर्ड्स वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब ये जो है ये इस तरफ डायरेक्ट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये इलास्टिक है। ये क्या है? इलास्टिक है। एक तो आप डिटरमिन कर सकती हैं ग्राफ से, दूसरा आप डिटरमिन कर सकती हैं इनकी वैल्यू से। अब आप देखें कि यहाँ पे ये 4 और 5 का जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था? 25% आ रहा था ना। 25 जी। ओके, अब इसका 300 माइनस 200, तो इसको भी निकाल लेते हैं। 100 100 को डिवाइड कर देंगे 300 से, जी 0.3 33%, तो यहाँ पे 0 यानी 33% आ गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली 33 को जब आप डिवाइड करेंगी 25 से तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा जी। ठीक तो है। प्रोडक्ट इलास्टिक है। प्रोडक्ट क्लास, तो एक यानी हमने दो तरीके से डिटरमिन कर लिया, एक तो ग्राफ को देखते हुए कि अगर ग्राफ की जो डायरेक्शन है कर्व, इसको कर्व कहते हैं, कर्व की डायरेक्शन टूवर्ड वर्टिकल लाइन होगी तो इलास्टिक है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो इनइलास्टिक होगा, जी ठीक है। और जी अगर वैल्यू अगर आप परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगी तो ठीक है, उसके हिसाब से भी आपको पता लग जाएगा कि अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज इलास्टिक, अदरवाइज इनइलास्टिक, जी सर। ठीक है। फिर है, एक सेकेंड, अब ये नीचे इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया फार्मूला, ठीक है। और नीचे, ओके, और नीचे ये देखें वो पूरा एक चार्ट टेबल दिया हुआ है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर हम इलास्टिसिटी को जब कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज आती है। अगर उसका आंसर 0 आ रहा है तो हम इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये ऐसे बनता है, वर्टिकल एक्सिस, परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके सही है। हाँ, इसका मतलब होगा प्राइस 0 भी हो जाए ना, ये प्राइस 0 भी हो जाए ना तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये ओके लिखा the same amount is demanded no matter what the price is. So in reality there is no product that would have this PD, ठीक सही है। है। तो बहरहाल ये एक हाइपोथेसिस है जिसकी बेस पे उन्होंने डिटरमिन किया हुआ है। फिर कह रहा है बिटवीन 0 and 1 इनइलास्टिक डिमांड, तो उसका कर्व आपको हमने पहले शो कर दिया था कि ये जी जैसे ऊपर था कि उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है ना, ये डिमांड। जी सर। अच्छा, अब ये कह रहा है द परसेंट चेंज इन डिमांड is less than percent change in price. So if a product has this elastic demand, a price increase will lead to a smaller proportion change in demand and revenue will rise. So however, जी as the price continue to rise, demand will become more elastic. अगर प्राइस कंटिन्यूसली राइज हो जाना फिर लोग, तो पीपल के पास टाइम आ जाता है, तो टाइम वन ऑफ द फैक्टर विच डिटरमिन के प्राइस प्रोडक्ट इज इलास्टिक और इलास्टिक। एक सेकंड, सही है। ओके, ये पैराग्राफ को समझ में आ गया जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। जी जी मैंने पढ़ लिया कि अगर प्राइस बढ़ती जाएगी तो फिर डिमांड कम होती जाएगी। हाँ, मतलब पढ़ते तो लोग जो है वो अल्टरनेटिव की तरफ चले जाएंगे ना। और जी इसके कुछ डिटरमिन भी होते हैं, मैं वो भी बनाया था ताकि आपको पता लग जाए कि कब हम डिटरमिन कर सकते हैं, वो कौन से डिटरमिन हैं या फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं कि प्रोडक्ट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। ओके ये यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, एक सेकंड इसको रिमूव कर, तो इलास्टिक इनइलास्टिक, ठीक है। जी अगर टाइम को देखा जाए, ठीक है, टाइम वन ऑफ द फैक्टर, अगर जी आपके पास मोर टाइम होगा ना तो प्रोडक्ट आपके लिए इलास्टिक होगा, और अगर लेस टाइम है तो प्रोडक्ट आपके लिए इनइलास्टिक होगा। सही है। तो एग्जांपल देंगी आप? मोर टाइम इफ जैसे यू हैव अ मोर टाइम टू परचेज, जैसे अगर कोई नेसेसरी गुड है, अगर जैसे कोई गुड है जो काफी टाइम के लिए पड़ा हुआ है, जैसे
नहीं जिस नहीं पे कोई प्रमोशन पड़ी लगी हुई है कि ओ सिर्फ इस टाइम के बीच में ही अवेलेबल होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखें, अगर आपके पास टाइम ऑफ परचेज है हाँ और नॉट इन हरी, हाँ। तो प्रोडक्ट आपके लिए इलास्टिक है। बट इफ यू डोंट हैव टाइम, नेसेसरी नहीं है, नहीं जैसे अभी कोई नहीं, अभी नहीं। नेसेसिटी में नहीं है, अभी हम टाइम को देख रहे हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है परचेज करने के लिए ना, तो आप डिले कर देंगे परचेज को। क्या करेंगे? डिले कर देंगे। इसका मतलब आपके पास टाइम है परचेज, लेकिन अगर वो टाइम ही नहीं है तो किसी भी प्राइस पे आप प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। जी ठीक है, आप सही है। समझ आई बात? जी जी। यानी अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको पता है कि ये टाइम आपको शॉर्ट है, यू हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज करना है ना, वो आप एवरी प्राइस पे आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है मेरे पास टाइम है, आई कैन परचेज लेटर, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है? इन इलास्टिक का मतलब होता है लो रिस्पॉन्स। ठीक है? वट एवर जी प्राइस, ओके, वट एवर प्राइस। ओके, अच्छा, अब आप टाइप ऑफ गुड, टाइप ऑफ गुड। गुड। अगर क्या कहते हैं लग्जरी में इलास्टिक होता है, ठीक है, और नेसेसिटी में इनइलास्टिक होता है। नेसेसिटी इलास्टिक में आता है, लग्जरी हमेशा इलास्टिक में आता है। ठीक है। ठीक है? और हैबिट, वन ऑफ द फैक्टर इज, अगर आप हैबिचुअल नहीं है तो प्रोडक्ट आपके लिए इलास्टिक होगा, जैसे चेन स्मोकर। लेकिन अगर जी आप हैबिचुअल हैं तो प्रोडक्ट आपके लिए इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिक का मतलब होता है कि जो मर्जी प्राइस आप इंक्रीज कर दें, यू विल नॉट लीव योर प्रोडक्ट, है ना? इनइलास्टिक का मतलब ये है, यू आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स टू लीव योर प्रोडक्ट वट एवर द प्राइस चार्ज बाय सप्लायर। तो अच्छा, एक और फैक्टर है, क्या कहते हैं, टाइप ऑफ गुड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में भी आ जाता है। अगर मैन्युफैक्चर है तो लग्जरी होगा और इलास्टिक होगा, और अगर एग्रीकल्चर है तो इनइलास्टिक होगा। अच्छा, ब्रांड लॉयल्टी, इसकी कोई एग्जांपल देंगी? तो अगर कोई कंज्यूमर किसी ब्रांड पे लॉयल है किसी, तो चाहे प्रोडक्ट जितना भी महंगा हो जाए वो उसी ब्रांड से लेगा। यस, जैसे रोलेक्स, जी रोलेक्स वॉचेस, एप्पल फोन, जी तो ब्रांड लॉयल है, जो मर्जी प्राइस चार्ज करें दे विल परचेज। तो इसका मतलब वो इनइलास्टिक में आ जाए। ठीक है ना? जी। अगर आप लेस ब्रांड लॉयल हैं तो आप इलास्टिक हैं, अगर मोर ब्रांड लॉयल हैं तो आपके लिए प्रोडक्ट इनइलास्टिक। जी ठीक है। गॉट द आइडिया? जी सर। ये मैं वो, इसकी हाँ, पिक्चर। जी सर। तो सही ये है। फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर यूजिंग। ठीक है? अच्छा, यूनिटरी पढ़ लिया आपने? जी। यूनिटरी क्या डिटरमिन करता है कि जो परसेंट चेंज इन प्राइस, अगर 10% प्राइस इंक्रीज हो रही है तो, और 10% डिक्रीज हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बनाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10 है, तो आंसर 1 आएगा। अच्छा, बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, वो तो इलास्टिक डिमांड ही है ना, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। कौन सी? इलास्टिक डिमांड जिसमें अगर अ, कि अगर प्राइस रिड्यूस होगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी। वो तो लॉ है ना, वो तो लॉ है। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो ये टाइप ऑफ गुड्स मतलब आपको डिटरमिन करना होता है कि प्रोडक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक। प्रोडक्ट इलास्टिक का मतलब ये होता है कि आपने प्राइस इंक्रीज की, और हम्म। 10 जितने परसेंट से प्राइस इंक्रीज की, उतने उससे ज्यादा परसेंट डिक्रीज होगी कौन डिमांड, तो इसका मतलब दैट प्रोडक्ट इज इलास्टिक। प्लास्टिक। ठीक है? ओके, बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, अगर आंसर बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी आ रहा है तो वो इलास्टिक डिमांड है। जी। तो ये इलास्टिक यानी मोर देन 1, ये बेसिकली मोर देन 1 की बात कर रहा है। द परसेंट चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंट चेंज इन प्राइस, सो इफ अ प्रोडक्ट हैज दिस इलास्टिक डिमांड, if price is reduced there will be a bigger proportion increase in demand, the revenue will increase। ये जो हमने शुरू में पढ़ा था। जी ठीक है? सर। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा, इन्फिनिटी भी एक आंसर है, आता है, मतलब टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है। उसका ग्राफ कैसे बनता है इन्फिनिटी का? वो परफेक्ट इलास्टिक होता है ना, मैं बताता ऊपर से। हूँ। ये इस तरह आएगा, ये ये ऐसे बनेगा, ये डिमांड। सही है। ठीक है? और ये प्राइस। जी। इसमें ये था कि आपने जरा सी भी प्राइस इंक्रीज की, यू डोंट नो हाउ मच डिमांड विल डिक्रीज, या प्राइस हम्म। डिक्रीज की,
आपने लिटिल प्राइस डिक्रीज की, यू डोंट नो हाउ मच डिमांड विल इंक्रीज। जैसे पेट्रोल पंप का होता है, अगर एक पेट्रोल पंप में 10 रुपए भी कम पे सेल करता है तो सारे लोग इधर आ जाएंगे, 10 रुपए कम पे पेट्रोल मिल रहा है, जी। ठीक है। अगर वो 2 रुपए भी बढ़ा दे पेट्रोल की, तो मेजोरिटी विल नॉट परचेज पेट्रोल, वो कहेंगे वो किसी और, उसके बाद जाओ जो 2 रुपए सस्ता मिल रहा है। इस तरह की जी। टाइप की प्रोडक्ट होती है ना, इसमें मतलब आपको पता नहीं होता ना कि मैं प्राइस इंक्रीज करूं तो कितना रिस्पॉन्स आएगा, प्राइस डिक्रीज करूं तो कितना रिस्पॉन्स आएगा, तो इन्फिनिटी है। तो ये जी। परफेक्ट, तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ओके। तो ये एक हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक जिसका वर्टिकल बनता है, और एक परफेक्टली, और इलास्टिक का तो आपको मैंने बता दिया था कि वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टू वर्ड्स ऐसे होगा, जी। यानी ये टू वर्ड्स प्राइस लाइन होगा, ये वर्टिकल एक्सेस की तरफ होगा, जी। ठीक है। जी सर। Okay. आगे इन्होंने देखे वही फार्मूला दिया हुआ जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो पीईडी वाला था। पीईडी वाला। ये इन्होंने स्टेप दिए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कैलकुलेट द परसेंटेज। एक तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। डिफरेंस इन प्राइस, एक तो ये कह रहा है कि पहले आप ये करें, फिर वगैरह कैलकुलेट परसेंटेज डिमांड, सेकंड ये करें, फिर इन दोनों को ये जैसे यूज द पीडी फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ये 10 आया या 25 आया और 0.4 आंसर आएगा, दिस रिजल्ट इज नेगेटिव। तो साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ओवरलुक, तो साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, ये आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। ये कह जी रहे सर। रिजल्ट इज नेगेटिव, इसको हम इग्नोर कर देंगे, हाँ सही है। ओके। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सर लेकिन अगर कोई वैल्यू आती है -3, सही है, हाँ हाँ तो वो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, क्योंकि हम इसका माइनस साइन इग्नोर कर रहे होंगे। हाँ, तो वो ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर हम उसका माइनस साइन इग्नोर करें तो फिर वो 3 हो जाएगा ना, -3 को। नहीं, वो -3 नहीं है, आप ये चीज ध्यान में रखिए, वो -3 नहीं है, वो सिर्फ -3 आ रहा है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो -3 अगर आ भी जाता है तो मसला उसको इग्नोर कर देंगे ना, मैंने कहा ना उसको आपने क्या करना है, इग्नोर इग्नोर कर। करना है। हाँ, आपने उसे यूज ही नहीं करना है ना, मतलब आप उसे शो ही ना करें। ये उन्होंने देखे ना, ये कैलकुलेट किया, तो सही है, तो फिर वो 3 शो होगा। हाँ 3 शो होगा। ये देखे ना, इन्होंने 10 को ऊपर रखा, 25 को नीचे रखा, आंसर आया 0.4। सही है। वो बस आपको इंडिकेट करे कि दिस रिजल्ट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन को ये लिखा ओवरलुकिंग द माइनस साइन, ये लिखा ओवरलुक करते हैं। when demand change by 0.4% for every 1% change in price, as this less than 1, so it is described as being inelastic, ठीक है। तो consumer do not respond greatly to a change in the price, इसका मतलब ये कौन सा टाइप ऑफ गुड है, जब आंसर लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, नेसेसिटी आइटम। क्या है, सही है। नेसेसिटी है, ब्रांड लॉयल है, वो टाइम नहीं है आपके पास, या फिर वो हैबिचुअल, जी सर। ठीक है। तो inelastic कब होता है, when you don't have time, when product is necessity, when you are brand loyal, or when you are habitual of that product। ये 4-5 फैक्टर होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि प्रोडक्ट इज इनलास्टिक और इलास्टिक, जी सर। ठीक है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ओके।
ओके, आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकती हैं? जी, using calculator rise in product B किधर है? प्रोडक्ट बी को छोड़ दें, आप वैल्यूज को देखें। अच्छा, ये क्या है, यूजिंग दैट इन फिगर 21.3। अच्छा ठीक है, 21.3 कहाँ है? नीचे है सर। अच्छा नीचे है? नहीं, ये तो दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी। ये रहा, ये रहा इसके नीचे। हाँ ठीक, ये वाला ना? जी। एक सेकंड कर लेती हूँ सर। एक सेकंड, फिगर की बात कर रहा है ना, फिगर तो ऊपर होनी चाहिए ना। नहीं सर, तो लिखा पे 12.3। वो इसी की बात कर, नहीं 21.3 ना, हाँ ये रही हूँ, और हमने कर दिया। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो एक्सप्लेन व्हाट योर रिजल्ट मींस। ये भी कब ने कर दिया था। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो वो बेसिकली, हाँ, वो 33/25 आया था ना, तो 1.33 आंसर आया था। जी। तो इससे हमने सर, डिटरमिन कर लिया था कि प्रोडक्ट बी जो है वो प्राइस इलास्टिक है इन डिमांड, ठीक है। जी, मतलब प्राइस चेंज ऑफ $4 to $5, इस तरह आप राइट करेंगे। तो सही है। फिर आप इसकी ये बता सकते हैं, डिमांड इज रिस्पॉन्सिव टू अ चेंज इन प्राइस, ठीक है। The जी, change in price lead to a more than proportional reduction in demand. So revenue will fall as a consequence of the price change. तो इसमें क्या होगा, रेवेन्यू फॉल होगा। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, जी, उसके बाद देखें कि ये वो फैक्टर आगे जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये देखें, हाउ नेसेसरी द प्रोडक्ट इज। नेसेसिटी ये लिखा हुआ, फैक्टर दैट डिटरमिन प्राइस इलास्टिक डिमांड, यानी आप किस बेस पे डिटरमिन करेंगी कि प्रोडक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ये देखें हमने क्या, इससे हाँ बात की थी। हाँ, ये एक रह गया था, सब्स्टिट्यूट। हम्म। अगर सब प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्ट इलास्टिक होगा। ठीक है। पर आप कॉम्पिट देखें, जैसे के इलेक्ट्रिक है, हम्म। इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं। तो ये क्या है, इनइलास्टिक। ये हमारे लिए क्या है इलास्टिक गुड है। कि एवरी मंथ दे आर इंक्रीजिंग यूनिट रेट, है ना। जी। एवरी मंथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव। अब जब अभी गवर्नमेंट वैसे कंपटीशन लाने वाली है, अब आपके पास चॉइस होगी कि फ्रॉम वेयर यू वांट टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मोबाइल फोन के अंदर देखें कितने कॉम्पिटिटर आ गए, आपके पास जी। कितने ऑप्शन है, आपके पास सब्स्टिट्यूट है ना। आप यू फोन से मोबिलिंग, मोबिलिंग से जोंग, यू कैन मूव। तो जितने ज्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे प्रोडक्ट इलास्टिक हो जाएगा। इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव तो उसका मतलब प्रोडक्ट इनइलास्टिक। ये सही आ सही। गया कंज्यूमर लॉयल्टी, हमने ब्रांड लॉयल्टी के नाम से पढ़ा था, जी। ठीक है। एक तो ये हो गया, और हाउ नेसेसरी था, हमने नेसेसिटी, ठीक है, कितना नेसेसरी है। अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी है तो इनइलास्टिक है, अदरवाइज इलास्टिक सही है। जी। एक और ये है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट। एज ए प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम। अब देखें, आपकी जो भी इनकम है और अगर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रही हैं, अगर वो हम्म। आपकी इनकम का बहुत ही माइनर प्रोपोर्शन है ना, जैसे नम सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट, हम्म। सॉल्ट फर्ज कर लें 100 रुपीज केजी बनता है, ठीक है। ये जी, 200 रुपए केजी हो जाए ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि नेसेसिटी है लेना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपकी इनकम का बहुत माइनर प्रोपोर्शन ये कवर अप कर रहा है, हाँ, तो सही है। आप इसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। जी। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट जो आपकी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन कवर अप कर रहा है तो वो इलास्टिक होगा। जैसे हाउस, जी। परचेज ऑफ हाउस या कार, जी। ठीक है ना। कार की प्राइस 10 लाख से 20 लाख हो जाए, जी। विल यू परचेज? नहीं। नो, क्योंकि वो आपकी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन कवर कर रहा है। या हाउसेस की प्राइस डबल हो जाए तो भी आप, यू विल नॉट परचेज, ठीक है ना। लेकिन नमक हो गया, माचिस हो गई, ये आपकी इनकम का बहुत माइनर प्रोपोर्शन कवर अप कर रही है, तो ये इन इलास्टिक में आ जाएगा। सही है। ठीक है ना, a cheap product that takes up a small proportion of consumer income such as matches or batteries is likely to have an inelastic demand, as consumer will not be much affected by 10% or 15% increase. Even 100% भी हो जाए ना, आप उसको नोटिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपकी इनकम का बहुत माइनर प्रोपोर्शन दे रहा है। लेकिन अगर वो आपकी इनकम का मेजर पोर्शन कवर कर रहा है, देन योर बिहेवियर विल बी इलास्टिक, आप विल गिव मोर रिस्पॉन्स। जी। गॉट द आइडिया? जी सर। ठीक है। अच्छा,
अब ये है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड ऑन बिजनेस डिसीजन। अब इसको रिलेट किया उन्होंने बिजनेस डिसीजन के साथ, ठीक है। तो हम हाँ, वाली मैनेजर ने अब सोचना है कि मुझे प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे प्राइसिंग डिसीजन आ गया, जी इफ अ बस सर्विस ऑपरेटर इज कंसीडरिंग चेंजिंग इन प्राइस its price, then knowing the PED on different route will help, ठीक है। So it could raise prices on route with low PED, जिसकी लो PED अगर लो आ रही है तो वो क्या करेगा, प्राइस इंक्रीज कर देगा इन इलास्टिक डिमांड, एंड रिड्यूस देम ऑन रूट विद हाई PED। So अब कह रहा है these decision will increase the total revenue of the bus operator. This kind of analysis also underpin the pricing strategy known as price, प्राइस रिस्क हाँ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस क्लास, अब एयरलाइन के अंदर बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास होती है, तो उसके हिसाब से आप प्राइस को चार्ज कर सकते हैं, जी ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि वो रूट जिस पे ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा उसकी प्राइस आपने रिड्यूस करनी है या उसका रेट फेयर रिड्यूस करना है, और वो रूट जिनमें आप प्राइस इंक्रीज करें और कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आप उसमें प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं अगर पीईडी लो है तो यू हैव टू यू कैन इंक्रीज प्राइस, अगर पीईडी हाई है ये तो आप प्राइस को डिक्रीज करना है, सही है ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वेज इंक्रीज डिसीजन, ये भी एक इशू है। अब कह रहा है कि इफ द पीईडी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ बिजनेस इज लो, यानी inelastic, so then a demand for wage increases from employee is more likely to be accepted then। अब इसका क्या मतलब है, इफ द पीईडी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ, यानी पीईडी लो होने का मतलब है लेस देन 1, ऐसे ही। जी तो इसका मतलब ये वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये वो काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जो कि नेसेसिटी में आ रहा होगा, जिसकी प्राइस अगर आप इंक्रीज करेंगे तो चूंकि आपको पता है कि मैं प्राइस इंक्रीज करूंगा तो मेरे रेवेन्यू में कोई डिक्लाइन नहीं आएगा, माय रेवेन्यू विल इंक्रीज। तो तो इन दैट केस मैं वेज इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। जी कह रहे हैं देन अ डिमांड फॉर वेज इंक्रीजेस फ्रॉम एम्प्लॉय इज मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड देन इफ पीईडी वाज हाई। अगर पीईडी हाई है, यानी अगर आप प्राइस किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करते हैं और आपका रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब उसका पीईडी हाई है, तो इन दैट केस आप वेज इंक्रीज की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज बिकॉज इफ द बिजनेस इंक्रीज वेजेस cost will rise, but the marketing manager could increase product price with little impact on demand। अब मार्केटिंग मैनेजर ने अपनी मार्केटिंग की हुई कि इतनी प्राइस में हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, अगर वो जी थोड़ा सा भी इंक्रीज करता है तो उसको बहुत ज्यादा रिस्पांस आएगा कि वो इसकी जो परचेज है वो कम हो जाए, प्रोडक्ट की परचेज कम हो गई। तो इफ कह इफ पीडी वाज हाई इलास्टिक देन अ वेज इंक्रीज कुड नॉट इजीली बी पास ऑन इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस। यानी आपने वेज ज्यादा इंक्रीज कर दी और नहीं उसी परसेंट, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा हाँ, बिकॉज इलास्टिक है वैसे ही तो फिर लोग लेंगे ही नहीं ऑब्वियसली ना, आपने देखो आपने हम्म एम्प्लॉय के प्रेशर में वेज को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, वेज को इंक्रीज इंक्रीज कर दिया, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे ही। या अब आपने इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कवर करेंगे, यू हैव टू इंक्रीज प्राइस, जी है ना। क्योंकि आपने वेज इंक्रीज की है, फर्ज करें 10% से वेज इंक्रीज की है तो कम से कम 15% से आपको प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, जी ठीक है, ताकि क्योंकि 10% से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। चले आप 10% से भी प्राइस को इंक्रीज कर दें, लेकिन अगर कंज्यूमर ने इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया तो व्हाट विल हैपन, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट, आपका वो जो प्रोडक्ट है वो हाई इलास्टिक है, वो क्या है, हाई इलास्टिक है इलास्टिक, यानी उसका आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा हो, ग्रेटर देन 1 आ रहा हो। इन दैट सिनेरियो आपने मतलब पहले देखना ये है कि प्राइस इंक्रीज कर दी जाए, उसका अगर रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा नहीं आता तो हम वेज को इंक्रीज कर देंगे। जी सर इसका मतलब ये लग्जरी गुड्स या नॉर्मल गुड्स जो होते हैं ना उनमें ये इशू आता है, क्योंकि आपका कस्टमर, आपके बिजनेस का जो कस्टमर है वो मूव कर जाएगा कॉम्पिटिटर की तरफ क्योंकि उसने प्राइस इंक्रीज नहीं की होगी, जी ठीक है। तो इस तरह होगा। तो ओके इसलिए इलास्टिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस डिसीजन। उसकी बेस पे बिजनेस जो मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर, उन्हें डिसाइड करना होता है कि वेदर वी कैन इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइस और नॉट, ओके ठीक है। अच्छा, फिर है ये एक्टिविटी 21 पर। अच्छा, इसको देखें क्या कह रहा है ये, पीडी एस्टिमेट्स नहीं -3
-3 -3 0.5 और 1 -1 तो इसमें उन्होंने क्या पूछा है, एक्सप्लेन व्हाट दिस बीडी एस्टिमेट मींस। एक -3 है, एक -0.5 है और एक -1 है। अच्छा, हम साइन को तो इग्नोर कर देंगे, साइन को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो 1 का मतलब क्या होता है, यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, 0.5 का मतलब होगा इनइलास्टिक और 3 का मतलब होगा इलास्टिक। इलास्टिक। तो अब वो कह रहा है कि इसको बस आपने मुझे एक्सप्लेन कर देना है ये फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप बता सकती हैं द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए इज प्राइस इलास्टिक, तो डिमांड इज सेंसिटिव टू अ चेंज इन प्राइस। जी। फिर यानी इलास्टिक के अंदर डिमांड फॉर प्रोडक्ट बी इज प्राइस इन इलास्टिक, तो डिमांड इज नॉट सेंसिटिव टू अ चेंज इन प्राइस। अगर प्रोडक्ट आपका इन इलास्टिक है ना, वो वो सेंसिटिव नहीं होता है, डिमांड इज नॉट सेंसिटिव टू अ चेंज इन प्राइस। उल्टा उसकी प्राइस चेंज, वो प्राइस इंक्रीज हो सकती है। हाँ, जैसे फूड, आटा, आटा देखें पहले 150 रुपीज के जी था, और अगर आज नहीं, पहले 100 रुपीज के जी था, आज 150 रुपीज के जी है, तो क्या लोगों ने रोटी खाना छोड़ दी? नहीं। तो जब प्रोडक्ट इन इलास्टिक होता है, ठीक है, तो प्राइस इज नॉट सेंसिटिव, ठीक है, जी। प्राइस चेंज इज नॉट सेंसिटिव। लेकिन अगर इलास्टिक होगा, ठीक है, जी। तो प्राइस चेंज इज सेंसिटिव। जी। इट मीन पीपल विल गिव मोर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट ए और बी का। इसमें प्रोडक्ट सी भी दिया, हाँ, सी का मतलब क्या हुआ, द डिमांड फॉर प्रोडक्ट सी हैज यूनिट प्राइस, ये ऐसे आपको चेंज इन प्राइस कॉजेज अ प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जी। ठीक है सही। ना, सेम रहेगा। ओके, Explain, अब 2 में क्या कह रहे हैं, explain what the effect on these levels of sales and revenue will be for each product if prices rise by 10%. जो inelastic वाला है, अगर आप उसमें प्राइस चेंज 10% इंक्रीज करेंगे तो लोग फिर भी प्रोडक्ट लेंगे। हाँ नहीं, वो 3 आने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट ए है ना, उसमें अब क्या हो रहा है, इलास्टिक 3 आ रहा है ना। पहले 0.5 की बात करी थी ना, जो inelastic वाला हाँ है। अच्छा, ठीक है ठीक है, उसमें क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। रेवेन्यू इंक्रीज होगा फिर हाँ, भी। इसको हम ऐसे बताएंगे कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट बी विल फॉल बाय 5%, ठीक है, 0.5 आ रहा है ना। जी। इसका मतलब है कि और सेल रेवेन्यू विल इंक्रीज, सेल रेवेन्यू विल इंक्रीज, ठीक है। सही। और और ए में जो इलास्टिक है उसमें रेवेन्यू विल डिक्रीज यस, जब उसमें सेल। होगा, हाँ, उसमें आपने बताना होगा कि बेसिकली डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए विल फॉल बाय 30%, ठीक है, सेल रेवेन्यू विल फॉल, क्योंकि 30%, क्योंकि -30% आ रहा है ना इसमें इसका मतलब क्या होगा कि बेसिकली 30% से डिमांड जो है वो आपकी फॉल होगी, जी। ठीक है। उससे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, यस सर। समझ आया, या इशू है इसके अंदर, नहीं नहीं। ठीक है। ओके, फिर वो प्रोडक्ट सी के बारे में क्या है, कि प्रोडक्ट जो सी है विल फॉल बाय 10%, सो सेल रेवेन्यू विल नॉट चेंज, क्योंकि इसमें आंसर 1 आ रहा जी। है। तो इज दिस क्लियर? दिस इज क्लियर। ओके, अच्छा, फिर दूसरी इलास्टिसिटी है इनकम इलास्टिक डिमांड। अच्छा, ये भी सिमिलर उसी तरह ही है, ये भी डिमांड साइड होती है कि आपकी इनकम अगर राइज होती है तो व्हाट विल बी योर बिहेवियर ऑफ रिगार्डिंग डिमांड। जी। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब इनकम राइज होती है तो क्या होता है, इनकम जब राइज होती है तो फिर लोग इलास्टिक चीजें भी लेना शुरू हो जाते हैं। नहीं मीन्स क्या, देखें जब भी इनकम राइज होगी, ठीक है, हम्म। डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीज होगा, ठीक है, नॉर्मल गुड या लग्जरी गुड इंक्रीज होगा, ऐसे ही। वो इन्हें इलास्टिक कुछ जो होंगे। हाँ, नहीं, देखें जब भी आपकी, देखें अगर आपकी
अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये भी क्या कहते हैं, मैनेजर ने देखना होता है कि कौन सा रीजन है जहाँ की इनकम राइज हो रही है, इसका मतलब वहाँ प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, वहाँ लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो वो जी सर। हमें वहाँ पे उन एरियाज में ज्यादा क्या कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने वो पर कैपिटा इनकम सुना है? नहीं। पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब होता है, जैसे फर्ज करें अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1 लाख, चले हम कहते हैं 1000 है, कितनी है? 1000, 1000। और 100 रुपीज इनकम है, तो पर 10। कैपिटा इनकम कितना आएगा? 10 आएगा। ऐसी, इसका मतलब एवरी पर्सन इज अर्निंग 10 रुपीज। तो जी। अब जो ये जो होते हैं ना, क्या नाम है, इन्वेस्टर, वो जी। देखते हैं कि किस कंट्री का पर कैपिटा इनकम हाई है। तो जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम हाई होता है, वो वहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब कि वो ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम $1500 पर एनम है, $1500 पर एनम है, और जी इंडिया सर। का है 2000 के करीब, या 2000 थोड़ा ऊपर, या 2000 या 2500 ऐसे कुछ है। इसी तरह बांग्लादेश का भी अराउंड 1800, मेरे 1400 ऐसे कुछ करके है। ठीक है, वो हम नेट से चेक कर लेंगे। तो इसके जी सर। सराउंडिंग में, लेकिन अगर हम दुबई की बात करें, तो वहां पे $50,000 पर कैपिटा इनकम। तो आप जी सर। देखेंगे दुबई में ही आपको बिजनेस नजर आएगा, वहीं पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। जी सर। ठीक है। अच्छा, लग्जमबर्ग का एक दफा आया था कि वहां पे $70,000 पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा। हाँ, तो पर कैपिटा इनकम डिटरमिन करता है कि हाउ मच यू आर डेवलप्ड, हाउ मच यू आर रिच। ठीक है ना? तो ये चीज डिटरमिन करता है। अब इन्वेस्टर वहां पे जाता है जहाँ पे वो पर कैपिटा इनकम हाई होता है, क्योंकि वो ज्यादा स्पेंडिंग करेगा। तो यहाँ पे भी मैनेजर ने ये देखना होता है कि इनकम राइज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब जी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द सेम इलास्टिसिटी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू चेंजेस इन वेरिएबल अदर देन प्राइस। यानी यहाँ पे देखें ना, परसेंट चेंज पर। इन क्वांटिटी डिमांड जी। डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन इनकम। इनकम को हम वाई से शो करते हैं, वाई। ठीक है। जी तो सर। परसेंट चेंज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ये वही चीज ऊपर लिख दी, परसेंट चेंज इन कंज्यूमर इनकम, क्योंकि फॉलोइंग अ रिडक्शन इन कंज्यूमर income of 5%, the demand for supermarket own label breakfast cereal increase by 10%। अच्छा, इसमें होता है कि जब आपकी इनकम डिक्रीज होती है, तो दो जी। तरह के गुड्स होते हैं ना, एक इंफीरियर होता है और एक नॉर्मल गुड्स होता है, या जी। सुपीरियर गुड्स होता है। ठीक है। जी। तो एक इसमें सेकंड। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जी सर। टेबल वन। अच्छा, अभी यहाँ पे टेबल दिया कि breakfast cereal increased by 10%, so the demand for an expensive well known brand cereal fell by 10%। यानी ओके। 5% से आपकी इनकम डिक्रीज हुई, जी। और डिमांड फॉर जो लोअर क्वालिटी है वो 10% इंक्रीज हो गया, और डिमांड फॉर जो हायर क्वालिटी वो 10% डिक्रीज हो गया। द जी। डिमांड फॉर सॉल्ट हार्डली चेंज, जस्ट ए स्मॉल रिडक्शन ऑफ 1%। सो चेक दी इनकम लास्ट रिजल्ट फॉर योर सेल्फ। ओके, बहरहाल क्या है इनकम। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि -2, इसका मतलब है कि 20% से डिक्रीज हो रहा है ऑन लेवल हम्म। सीरल, ब्रांड सीरल 2%, और जी सर। 0.2 सॉल्ट। ये डिफरेंट दिया इनकम मिला डिमांड। जी। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। और इंफीरियर गुड है हाँ, फिर से alternative है। हाँ, ये दिया हुआ है। हम्म। हाँ, अब वो कह रहा है कि द ओन लेवल सीरप, यानी जो लोकल सीरप है, इज द जी। एग्जांपल इज कॉल्ड इंफीरियर गुड। क्यों? इनकम डिक्रीज हुई, हम्म। इंक्रीज डिमांड फॉर इंफीरियर गुड। ठीक है, जी। ये आपने डिटरमाइन। और इनकम डिक्रीज हुई, डिक्रीज डिमांड फॉर, वो क्या कहते हैं, ब्रांडेड गुड, ब्रांडेड कहते हैं। ठीक है, या सुपर क्वालिटी। इट ओके। हैज सुपीरियर branded alternatives. So quantity of demand for inferior good is rise as income falls, and falls when income rise. So for a product like these, income elasticity is negative, and the negative sign should always be shown. तो इसमें ये नेगेटिव साइन जो है ये डिटरमिन करता है टाइप ऑफ गुड को। अगर ओके। इनकम इलास्टिसिटी में आंसर माइनस के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इनफीरियर टाइप ऑफ गुड है। ठीक है। जी सर।
और जो सुपर क्वालिटी है उससे आंसर पॉजिटिव आएगा, और सॉल्ट ये 0.2 ये इनइलास्टिक है। अब कह रहे हैं द एक्सपेंसिव ब्रांडेड प्रोडक्ट हैज पॉजिटिव इनकम इलास्टिक, ठीक है ना। So it is referred to as a normal good. It is referred to as normal good. So we would expect that the demand for most products would fall if consumer had less income to spend, and would rise if income increase. So if income elasticity is above one, above one, demand is income elastic. This suggests that the product is luxury goods which has inferior substitute. So demand changes by a higher proportion than any changes in income. यानी अगर आपकी income high हो जाती है, देखिए ना, तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा ना, इनकम राइज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, जी सर, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्वांटिटी डिमांड अगर 20% से इंक्रीज हो रही है और इनकम 10% से इंक्रीज हो रही है, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये सुपीरियर गुड है, यहाँ नॉर्मल गुड है, बिकॉज योर इनकम हैज राइजन, ठीक है। और अगर जैसे सॉल्ट की एग्जांपल दी हुई है, सॉल्ट इज अ नेसेसिटी एंड has very low positive income elasticity. So demand is income inelastic. Income, अच्छा आपकी इनकम 1 लाख से 2 लाख हो जाए, ठीक है, तो क्या डिमांड पर सॉल्ट इंक्रीज होगा, डिमांड पर सॉल्ट नहीं इंक्रीज होगा ना। नहीं, देखिए इनकम आपकी जो मर्जी इंक्रीज हो, ठीक है, सॉल्ट तो आप पहले भी ले रहे थे, हाँ पहले भी ले रहे थे, लेकिन आपने उसकी डिमांड तो इंक्रीज नहीं की ना, नहीं, लेकिन आपकी इनकम तो डबल हो गई। तो इसलिए वो जी कह रहा है कि ये जो सॉल्ट जो है ना वो इनकम इनइलास्टिक में आएगा, ठीक है, सर, और ये जो सुपीरियर गुड है वो इनकम इलास्टिक में आएगा, ठीक। और क्या नाम है, अच्छा कह रहे हैं कि मोस्ट कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इवन इफ इनकम राइज। तो इफ इनकम फॉल एज सॉल्ट इज अ नेसेसिटी ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी विल बी डिमांड। यानी आपकी इनकम फॉल हो, आपकी इनकम राइज हो, डिमांड फॉर सॉल्ट विल नॉट इंक्रीज, विल नॉट चेंज, वो वही रहेगी जो आप नॉर्मली यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद इसमें इन्होंने ये दे दिया इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन बिजनेस, जी सर, ठीक है, इसको असेस करना होगा। जी, इसमें इन्होंने दिया कि देयर आर 2 मेन वेज इनकम इलास्टिक रिजल्ट could influence business। एक तो ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आपने पढ़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, जी, क्या होता है, और पूरा ग्रोथ होती है, फिर रिसेशन होती है, हाँ ये ट्रेडिंग साइकिल होता है ना, तो हम अज्यूम करते हैं कि बिजनेस को ना ऐसे चलना चाहिए, नहीं, लेकिन एक वेव, लेकिन हाँ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपकी ग्रोथ है, फिर ये रिसेशन की तरफ आया, स्लम्प आया, फिर रिकवरी की तरफ आया, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये बूम आ जाता है, ठीक है, जी, एंड राइजिंग कंज्यूमर इनकम, तो इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो आपकी इनकम राइज होगी, जब आपकी इनकम राइज होगी यू विल स्पेंड मोर, so business are likely to focus on increasing output of income elastic products such as luxury goods. The new product launches should be for products that are likely to have a high income elastic demand. Okay, ये चीज समझ में आई कि अगर वो मतलब ये पूरा स्टडी कर रहे होते हैं कि किस इकोनॉमी की इनकम राइज हो रही है, या वहाँ पे इकोनॉमी किस तरह बिहेव कर रही है, वो ग्रोथ की तरफ जा रही है या डिक्लाइन की तरफ जा रही है, ठीक है, रिसेशन की तरफ जा रही है, स्लम की तरफ जा रही है, रिकवरी की तरफ जा रही है। तो अगर वो ग्रोथ की तरफ जा रही है इसका मतलब वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इट मीन पीपल विल हैव मोर इनकम, दैट इज व्हाई दे विल स्पेंड मोर, वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो ज्यादा स्पेंड करेंगे दे नीड टू हैव अ लग्जरी गुड्स, तो वहाँ पे आपको लग्जरी गुड्स की ज्यादा डिमांड मिलती है, तो फिर सप्लायर लग्जरी गुड्स की प्रोवाइड कर रहा होता है। जी अब सर, कह रहा है ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन व्हेन इनकम फॉर मोस्ट कंज्यूमर फॉल। अब देखें ना यहाँ पे ये रिसेशन होता है, ये वाला जो पीरियड होता है ये रिसेशन का होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये रिसेशन आता है क्यों है, बिकॉज जो कंज्यूमर है उसकी इनकम इतनी डाउन होगी, दे आर अनएबल टू परचेज, ठीक है, जब वो परचेज नहीं करेगा तो सेल नहीं होगी, और जब सेल नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, और इसका मतलब है जो फैक्ट्रीज हैं वो वर्कर को ले ऑफ कर देंगे, ठीक है ना, उनके पास पहले स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया। जी, तो अब वो कह रहे हैं द रिवर्स विल बी द केस, बिजनेस विल फोकस, अच्छा जब आपकी इनकम डाउन होगी, जब इनकम डाउन होगी, डाउन होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी फॉर इंफीरियर गुड, किसकी, inferior goods, इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, इसीलिए फिर वो इंफीरियर गुड पर बिजनेस फोकस करेंगे। तो बिजनेस विल फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग मोर बेसिक वर्जन ऑफ देयर प्रोडक्ट which can be sold at a lower price. So business that sell inferior good so may have to increase output to cope with the expected increase in demand, ठीक है ना।
पाकिस्तान में जैसे डे बाय डे इनकम डाउन होती जा रही है, तो अब वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लो क्वालिटी या इंफीरियर गुड्स को ज़्यादा मार्केट में सप्लाई किया जाए. So new product launches should focus on affordable product rather than those with an exclusive image and expensive feature. तो किसी भी कंट्री में रिसेशन आएगा तो वहाँ पे डिमांड फॉर इंफिनिट गुड विल इंक्रीज होगा. Okay. गॉट द आइडिया? Yes, sir. अच्छा, Yes, सेम sir. लाइक ये प्रमोशनल इलास्टिक डिमांड है, ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है? पर्सन चेंज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, पर्सन चेंज इन प्रमोशनल स्पेंडिंग. तो ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है. तो आपने सिर्फ ये डिटरमिन करना होता है कि जो मैंने अमाउंट स्पेंड किया है, ठीक है, जी. तो क्या उसके अगेंस्ट हमारी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही. ठीक है ना. जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, बिजनेस इंक्रीज इट्स एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग ऑन 2 ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय 10%. प्रोडक्ट ए हैज अ 2% इंक्रीज, ठीक है, ये 2% इन सेल, बट प्रोडक्ट बी सेल रिकॉर्ड अ 12% इंक्रीज, ये 1.2. द प्रमोशनल डिमांड आर. अब इनको इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है. जी. ओके. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दो वैल्यूज दी हुई हैं, इसको इंटरप्रेट करना है. क्या इंक्रीज प्रमोशन स्पेंडिंग नियरली ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट. तो जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग प्रमोशन स्पेंडिंग होती है या एडवर्टाइजमेंट होती है, उतनी ज़्यादा कंपनी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उनकी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो. तो दिस मीन द रिजल्ट ऑफ प्रमोशन इलास्टिक डिमांड इज पॉजिटिव. यानी इसका मतलब है पॉजिटिव क्यों है, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इंक्रीज स्पेंडिंग जी. ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो आपके इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड, तो दोनों पॉजिटिव है. इफ द रिजल्ट, अब फिर ये कह रहा है कि इफ द रिजल्ट इज अबव 1, जैसे ये वाला है, as with product B above, then demand increase by higher proportion than the increase in promotional spending. So demand is elastic following increased promotion. तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या है? इलास्टिक है. ये प्रोडक्ट क्या है? Last. और अगर आपका जो रिजल्ट है वो बिलो 1 आ रहा है, लाइक दिस, इट मीन्स कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे जितना मर्जी आप स्पेंड प्रमोशन कर लें, इसका रिस्पॉन्स नहीं आने वाला. आप समझिए. Yes. इन इलास्टिक का मतलब होता है लो रिस्पॉन्स, इलास्टिक का मतलब होता है हाई रिस्पॉन्स. अब देखें, वैल्यू से डिटरमिन होता है कि हमने इसको स्पेंडिंग, अगर इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट ए पे आपको ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए. ये देखें, इफ द रिजल्ट इज बिलो 1, प्रोडक्ट ए अबव, देन डिमांड इज इनइलास्टिक फॉलोइंग इंक्रीज प्रमोशन. आप जो मर्जी प्रमोशन कर लें, इस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी. तो प्रमोशनल डिमांड कुड बी नेगेटिव, although this would be very rare. So if the campaign uses images or slogan that cause great offense to many people, then demand could fall following these promotions. जैसे इमेजेस आती हैं, कुछ इमेजेस वगैरह ऐसे ही आपने यूज कर ली बोर्ड्स के ऊपर, होर्डिंग के अंदर या एड के अंदर, तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, उसकी वजह से भी डिमांड डिक्रीज हो जाती है. ये उन्होंने एग्जांपल दी. यानी आपके जो एड्स होते हैं वो टोटल एथिकल होने चाहिए. क्या होने चाहिए? एथिकल. तो अनएथिकल हो जाए तो वो उसकी वजह से आपको नेगेटिव बिहेवियर फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाए. जी. Fair. ठीक है, काफी है. जी. जी. सर, हफ्ते में कितनी तरह क्लासेस होंगी? हफ्ते में 2 दिन रख ले. क्योंकि अच्छा, मेरा मेरा एक टेस्ट है 21st को इस पूरे मार्केटिंग चैप्टर पे, ठीक है. 21 दिसंबर को. 21 दिसंबर, तो 20 डेज हैं, 22 डेज ना. ठीक है, तो हो अगर जाएगी. हम मार्केटिंग वाला चैप्टर उससे पहले पूरे कर सकते हैं, थोड़े से पास पेपर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, हो जाएंगे. और उसकी भी तैयारी हो जाए, फिर मई जून की भी साथ में हो रही होगी. ठीक है, ठीक है. ठीक हाँ, है. पहले मार्केटिंग को फोकस कर लेते हैं, फिर वो आपका मार्केट. जो मोस्ट टिपिकल है वो फाइनेंस है. जी. ठीक है. हाँ, ठीक तो है. पहले इसी पे फोकस कर लेते हैं, हो जाएगा. ठीक है सर. तो आपके लिए टाइम, डेज और टाइम कौन सा सुटेबल रहेगा? आप मुझे बता दें. एक सेकंड में आपको बताता हूँ. वीकडे में किसी दिन, 2 दिन. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. जैसे आज क्या है? वेडनेसडे है ना. आज वेडनेसडे जी. आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को हम 9 से 10 रख लें, या 8 से 9.
8 से 9 कर लेते हैं। 8 से 9, ठीक है, ठीक है। हफ्ते में और 2 दिन, कौन से दिन? वेडनेसडे और एक तो वेडनेसडे हो गया ना, 8 से 9 हो गया, ठीक। और और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। और मंडे रख लें। हाँ, मंडे वेडनेसडे ठीक है। मंडे वेडनेसडे ठीक है ना, हम्म, ठीक है। मंडे और वेडनेसडे, मंडे भी 8 से 9, ओके, सही है सर। ठीक है। हम्म, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। तो इसके मैं आपके क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा, ठीक है, पहले डिस्कस करके चैप्टर, इसकी एक्टिविटीज, और इसके साथ साथ पेपर भी करवा दूंगा, ओके, सही है सर। ठीक है। ओके। वापस